जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन और कल का थोड़ा-सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ। कल हमने जो किया था उसके बाद हम फर्दर ऑन आज के लेक्चर देखेंगे और बुक्स मैंने रिकमेंड कर दी थी आप लोगों को। जी, सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी यस सर, सर। आगे। यस सर, आ रही है। कल मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, फिर आप लोगों से इंट्रोडक्शन लिया था, योरसेल्फ, फिर क्लास के रूल्स कुछ मैंने डिस्कस किए थे, माइक ऑफ होना चाहिए ड्यूरिंग द लेक्चर, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इस वजह से कोई क्वेश्चन हुआ, यू कैन राइट ऑन योर नोटबुक, आप अपने नोटबुक पे वो क्वेश्चन लिख लीजिएगा एट द एंड ऑफ सेशन या नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, मैं किसी को क्वेश्चन को पूछने से मना नहीं करता, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, आपको छोटा क्वेश्चन नहीं समझ आया, आप मुझसे दोबारा पूछें, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, जब पेपर होंगे तो मैं आपसे पूछूंगा, तो ये एक रूटीन हमारी चलेगी। पार्टिसिपेट करना है आप लोगों ने, ठीक है, रेगुलर रहना है, अटेंडेंस का इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक लेक्चर मिस हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वो चीज़ समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पंक्चुअल टाइम की आपने कदर करनी है। नेक्स्ट, ओबीडिएंट, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस दैट आई गिव यू, जो भी गाइड करूँगा। क्लास मटेरियल रिक्वायर्ड, जो आपको क्लास के मटेरियल मैंने बताया था, बुक होना लाजमी है, ठीक है। ऑनलाइन हो, सॉफ्ट में हो, हार्ड में हो, जिस फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हैं। दूसरी बात, आपको ग्रुप में भी शेयर कर दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पे आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट, कॉपी और रजिस्टर जिस पे आप राइट डाउन करेंगे होमवर्क, क्लास वर्क्स। उसके बाद पेन होना लाजमी है, हाइलाइटर और मार्कर, ये तीन चीज़ें हैं। ब्लू हो मार्कर, पेन ब्लू हो, ब्लैक हो, कोई इशू नहीं। फोर्थ वन, कैलकुलेटर, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए हमें कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट है। फिर हमारे पास स्टिकी नोट्स होने चाहिए ताकि हम बुक पे उसको प्लेस कर सकें और छोटे छोटे उसको कोई भी नोट्स इंपॉर्टेंट बना सकें। यस सर, मोहम्मद अब्दुल रसीद। सर ये पेन इंक पेन होना चाहिए या जेल पेन? एज यू विश, जैसे आप कंफर्टेबल। ओके सर, नॉट अ थैंक यू। कंपल्सरी, किसी के लिए कोई कंपल्सरी नहीं। ब्लू पेन लें, ब्लैक पेन लें, ठीक है। इन ये दो कंपल्सरी पेन है, ब्लू या ब्लैक। उसके बाद जेल पेन है, इंक पेन है, कोई भी पेन ले सकते हैं। मार्कर, कट मार्कर नहीं होना चाहिए, सिंपल नॉर्मल मार्कर जो होता है वो यूज़ करेंगे, ना कि बोर्ड मार्कर। हाइलाइटर आप किसी कलर का ले सकते हैं टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑन द बुक, बुक पे हाईलाइट करने के लिए। कैलकुलेटर बताया है, साइंटिफिक होना चाहिए, ठीक है। स्टिकी नोट्स, ठीक है, एक मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, साइंस से हमने डिस्कशन की थी कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस कुछ बच्चों ने बताया था कि हमारी डेली लाइफ में हर चीज़ साइंस पे ही बनी हुई है। जिस तरह कि आप अपना सेल फोन यूज़ कर रहे हैं, माइक यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह आप बोल रहे हैं, आपकी लेंसेज, हर चीज़ आपके इर्द गिर्द, अपने इर्द गिर्द देखेंगे, नज़र दोहराएंगे, आपको नज़र आएगी कि देयर इज़ एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ साइंस। तो साइंस की वजह से हर चीज़ बनी हुई है। और साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस हमारे पास आती हैं, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड फर्दर ऑन, ठीक है, जो कि मेन आप ये 4 पढ़ रहे हैं। फिर इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन हमने किया था, जिसमें हमने देखा था कि फिज़िक्स में क्या होता है, ठीक है। जिस तरह कि मैंने आपको गाइड किया था कि आपका सेल्फ फोन भी फिज़िक्स की ही एक इजाद है, ठीक है। उसके बाद आप जो बोल रहे हैं, साउंड फिज़िक्स, ठीक है। आप केमिकल पढ़ रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, आप चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज़ अ फिज़िक्स, ठीक है। आपको इतना मुश्किल उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह की मैं आपको चीज़ें बताता जाऊँगा, आपने उसी तरह ही चीज़ें लिखने की कोशिश करनी है। आपको मैं एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी की तरफ लेके चलूँ, ठीक है, क्योंकि आगे मैं फर्दर ऑन नेक्स्ट स्लाइड में आपको चीज़ें गाइड भी करूँगा। हम फिज़िक्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें ज़रूरत है, ठीक है, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। हमें नई चीज़ें बनाने के लिए हमें फिज़िक्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मोबाइल को अच्छा बेहतर बनाने के लिए, जिस तरह आईफ़ोन है, क्यू मोबाइल है, कोई डिफरेंट कंपनीज़ हैं, उसके मोबाइल फ़ोन हैं, तो वो कैसे अच्छे बन रहे हैं, वो फिज़िक्स की ही हमें थोड़ा-सा नॉलेज होगा बेसिक, तो हम आगे की तरफ बन सकेंगे, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कोई इस तरह की फील्ड सेलेक्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट, अदर ब्रांचेज़ में हमने रिलेशनशिप देखा था, केमिस्ट्री के साथ कैसे रिलेट करता है, बायोलॉजी के साथ कैसे रिलेट करता है। फिर हमारे पास आ जाता है मैथमेटिक्स, ठीक है। इसी तरह फिज़िक्स क्या होता है वो हमने थोड़ा-सा देखा।
हमारा प्रीवियस लेक्चर था जो कि रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से आप इजीली इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ चलेंगे और आज का लेक्चर जो हमारा है वो पहला पॉइंट इसका होगा बुक्स का बताना, आपको फेडरल बोर्ड का पैटर्न बताना, ठीक है, क्योंकि आप बोर्ड की क्लास पे पहुंच गए हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। आपका कंपटीशन कुछ इन चंद बच्चों के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन पूरे कंट्री के साथ है, ठीक है, इंटरनेशनल बोर्ड है ये, और मतलब आप कह सकते हैं ना लाखों बच्चों के साथ आपका कंपटीशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपने आप को एक बाउंड नहीं करना कि कुछ चीज़ें आपने पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़नी, कुछ को स्किप करना है, इस तरह नहीं होगा। दूसरी चीज़ एसएलओ बेस्ड स्टडी क्या है जो कि फेडरल बोर्ड ने अनाउंस की थी लास्ट ईयर, वो क्या चीज़ होगी उसमें थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और आज हम चैप्टर्स को देखेंगे कि हमारे बुक के चैप्टर्स कौन से हैं, हमने पढ़ना क्या है आगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करेंगे जब भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे। No, sir. If you have any question, you have to hand raise. No, sir. No, sir. No, No question. no question. नो सर। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट ये बुक्स मैंने बताई थी, हमारे पास 5 बुक्स अवेलेबल हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट बोर्ड की अवेलेबल है। सिंध है, केपीके की है, बलूचिस्तान की है, पंजाब की है जिसको कारवान कहते हैं। इनमें से आपके पास मोस्टली किसी के पास शायद पुरानी जिन्होंने प्री 9 पढ़ी है तो वो कारवान की यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो भी ठीक है, बुक है, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम जो फॉलो करेंगे वो है नेशनल बुक फाउंडेशन की दिस, ठीक है, दिस इज़ अ न्यू बुक और ये काफ़ी अच्छी लिखी हुई है, तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड करूँगा। जो न्यू बुक लेना चाह रहे हैं तो वो नेशनल बुक फाउंडेशन की ही बुक लें, ठीक है। जिन्होंने पहले ली हुई है कोई बुक, जिस कारवान की ली है या कोई भी इनमें से ली हुई है, तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं, मैं किसी को मना नहीं करूँगा। लेकिन जो प्रेफरेबल मैं यूज़ करूँगा वो नेशनल बुक फाउंडेशन की यूज़ करूँगा। यहाँ तक समझ आ गई सबको? यस सर। तो सर ये अपलोडेड भी है Yes, ऑनलाइन। sir. जी सर ये जो मेरे पास ये कारवान वाली बुक है ना, तो इसमें और ये नेशनल बुक वाली में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जी जी तो बिल्कुल, अगर मैं वही कह रहा हूँ, कोई इशू नहीं। आप ऑनलाइन में तो कुछ चीज़ें मैं आपको गाइड कर दूँगा, तो ऑनलाइन भी देख सकते हो आप। ठीक है, ठीक हो गया सर। हाँ, मोस्टली मैं बुक से आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको खुद ही अपने लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा, नोट्स हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बुक आपको जस्ट एज अ रेफरेंस, कोई चीज़ अगर देखनी पड़े आपको तो वो बुक से देख सकते हो, ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू। मैचिंग के लिए। लेकिन मैं अपने नोट्स ही प्रोवाइड करता हूँ। जी सलाउद्दीन, आपका क्वेश्चन था? आई थिंक आप मैसेज किया होगा। जी जी, नेशनल बुक फाउंडेशन आपको कहीं से भी मिल जाएगी, अगर आप देखेंगे मार्केट में विजिट करेंगे तो मिल जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ फेडरल बोर्ड पैटर्न। जो पेपर पैटर्न होगा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर होता किस तरह का है, जो कि आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे एट द एंड ऑफ दिस 1 ईयर। तो इसके एंड पे आप जो पेपर देंगे 9th की क्लास में, ठीक है, तो उसका पैटर्न क्या होता है। तो हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, इसको अच्छे से गौर से सुनिएगा, ये रिकॉर्डेड भी होगा, बाद में भी आप इसको एट द एंड देख भी सकते हैं। हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड द थर्ड वन इज सेक्शन सी, ठीक है। 3 सेक्शन बने होते हैं और 2 टाइप ऑफ पेपर होते हैं हमारे पास। यहाँ पे लाइन ड्रॉप करता हूँ। एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास पेपर होता है सब्जेक्टिव टाइप। तो सब्जेक्टिव टाइप हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास क्या अवेलेबल होता है, 12 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज का मतलब ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, और वो सारे के सारे ही आपको अटैम्प्ट करने होंगे, 12 एमसीक्यू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सब्जेक्टिव टाइप। तो सब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास दूसरा पेपर है जो कि सेक्शन बी और सेक्शन सी पे मुश्तमिल होगा, इन दोनों पे ये कंसिस्ट होगा। दूसरी चीज़, अगर सेक्शन बी में देखें तो 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, उसमें से आपने 11 अटैम्प्ट करने, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे पास 4 क्वेश्चंस की चॉइस होगी जो कि आपके पास अवेलेबल होगी, जो आप अगर आपको नहीं आते बिलफास्ट 4 क्वेश्चंस तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चंस। फिर आता है सेक्शन सी जो कि सब्जेक्टिव का ही हिस्सा है।
तो सेक्शन सी में हमारे पास 3 लॉन्ग होंगे, ठीक है। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2, तो उनमें से आपने सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फेडरल बोर्ड का जो पैटर्न था उसका मैंने सीक्वेंस बता दिया कि हमारे पास किस तरह अवेलेबल होता है। सैंपल के तौर पे यहाँ पे मैंने पिक्चर्स अपलोड की हैं जो आपको नज़र भी आ रही होंगी। जी मिस्टर मोहम्मद साहब। सर 2 लॉन्ग कैसे भी कर सकते हैं? जी मैं अभी वही गाइड करता हूँ, आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी, ठीक है। अभी आपके पास सैंपल के तौर पे मैंने अपलोड किया हुआ है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सेक्शन ए जिसको मैंने कहा था, ये आपके पास अवेलेबल है। इसमें आपके पास 15 मिनट्स फॉर 12 MCQ, ठीक है। मैं सबके क्वेश्चन के आंसर दूंगा, लेकिन मुझे एक दफ़ा एक्सप्लेन करने दें, फिर मैं आपको आंसर देता हूँ, ठीक है। फिजिक्स 1 जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये बबल्स हैं, इनको फिल करना कैसे होगा ये भी ऐसा समय सब कुछ गाइड करूँगा, लेकिन अभी सिर्फ सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे आप जस्ट समझें इसको कैसे है। आपके पास क्वेश्चन 1 जो कि MCQs बेस्ड 12 MCQs हैं, जस्ट आपने राइट 1 पे बबल को फिल करना है, ठीक है। और आपके पास क्या होगा 15 मिनट्स में आपने इसको हल करना है। ये है सैंपल ऑब्जेक्टिव का सेक्शन ए का। सेक्शन बी और जो मैंने बताया था सी, तो सेक्शन बी में हमारे पास 15 शॉर्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, 11 आपने अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और इनमें से कोई भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सपोज पहले 4 आपने स्किप कर दिए, बीच में से कोई 4 स्किप कर दिए थी, स्किप आप 4 कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है सेक्शन सी जो कि 20 मार्क्स का होता है, और उसमें से एनी 2 यू हैव टू अटेम्प्ट, ठीक है। क्वेश्चन 4, 3, 4, 5। अब इसमें से आपने क्वेश्चन 3 सेलेक्ट करना है तो उसके दोनों पार्ट करने पड़ेंगे, क्वेश्चन 4 सेलेक्ट करना है तो उसके दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। तो कोई से भी 2 आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन 3, 4 कर लो, 4, 5 कर लो, या 5 और 3 कर लो, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके दोनों के दोनों पार्ट आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे, ठीक है। तब आपको पूरे क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे। इस तरह नहीं कह सकते कि क्वेश्चन 3 का ए पार्ट कर लिया, क्वेश्चन 5 का बी पार्ट कर लिया, क्वेश्चन 4 का ए पार्ट कर लिया, ठीक है। इस तरह नहीं कर सकते, आपने सारे के सारे जो 2 क्वेश्चन पिक करने हैं, जैसे क्वेश्चन 3 और 4 पिक किए हैं, तो इसके दोनों के दोनों पार्ट आपको अटेम्प्ट करनी, ठीक है। तो ये हमारे पास सैंपल पेपर था जो कि फेडरल बोर्ड का पैटर्न है, और जो कि आप फाइनल एग्जाम में भी देंगे, और आपको सैंपल के तौर पे जब आपके एग्जाम्स होंगे तब भी ये आपको प्रोवाइड किया। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। जी आप हैंड रेज करें और क्वेश्चन पूछें। नहीं सर क्लियर। जी कोई क्वेश्चन नहीं है नहीं किसी का? सर, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ऑल क्लियर सर, No, sir. ऑल क्लियर सर। अगर Everything's clear, sir. ओके मोहम्मद रियान, एनी क्वेश्चन? the if I attempt extra, then Yes, there's will no option for extra. my wrong questions be replaced with the extra? There is no option for तो extra एक गलत questions. हो हाँ जी, बोर्ड में ना आपके पास ई शीट्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे स्पेसिफिक एरिया अवेलेबल है, वहाँ पे आपने स्पेसिफिक 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और एक एक्स्ट्रा कर सकते हैं आप, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ एक एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप मतलब 12 क्वेश्चन कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो चॉइस है वो 11 की है। दूसरी बात, लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कोई ऑप्शन एक्स्ट्रा की अवेलेबल नहीं है, आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि आपको आते हो, ठीक है। So, sir, if we write an extra question for the short questions, will the marks if we did one wrong question for the There is short no space questions? available for extra question in exam, in answer sheet. No, sir. For the short question, Yes, you have to we can't do write the extra one extra question for question. the short. You have to only one choice, one extra question you can write, Yes, and okay. the marks best question is given. So we'll get the marks for the extra. Yes, if the other question is wrong. If any other question is wrong, then extra question will be marked better than that question. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Welcome. All clear? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। yes Now, sir. moving toward our book, that is
सॉरी पहले हम थोड़ा एसएलओ बेस्ड को स्टडी कर लेते हैं। व्हाट इज एसएलओ बेस्ड? तो एसएलओ बेस्ड इज ऑल द आइडिया अबाउट द conceptual. इट इज कॉन्सेप्ट कमिंग फ्रॉम कैम्ब्रिज बोर्ड, ठीक है। ओ लेवल ए लेवल से ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया गया है एसएलओ बेस्ड, दैट इज अ स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। SLO, व्हाट इज मीन बाय SLO, दैट इज स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। और इसमें हमारे पास 3 किस्म के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया जा रहा है। जी मोहम्मद हसीब, वेट अ मिनट। नॉलेज बेस, दैट इज सर ये भी हमारा चैप्टर है। इट इज़ नॉट अ चैप्टर जी, आपके पास जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि पेपर बनता किस तरह है आपका बोर्ड का। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू Okay, sir. अंडरस्टैंडिंग बेस, और इसमें आपको फेडरल बोर्ड ने लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस कराया है, तो इसलिए यहाँ पे मुझे लगा कि आपको बताना लाजमी है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरह के बनते हैं, ठीक है। दैट इज़ ओनली अ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर। तो Okay, sir. अक्सर हमारे कॉन्सेप्ट रहते हैं कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है हम उसको रट्टा लगा लें और पेपर दे दें, तो इट इज़ नॉट दैट टाइप। तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी हासिल करना पड़ेगा इस पेपर में, ठीक है। टॉपिक को अच्छे से कॉन्सेप्चुअल तरह पे आपने स्टडी करना है, ओवरऑल एक वाइड रेंज में आपने इसको स्टडी करना होगा। तो नॉलेज बेस हमारे पास क्या है कि अगर मैं कोई टॉपिक आपको बताता हूँ तो आपको कुछ क्वेश्चंस उसके बारे में पता होना चाहिए कि मतलब किसने उसको बनाया, या कोई एक्सपेरिमेंट है, किसने उसको रिकमेंड किया, किसने मतलब कोई साइंटिस्ट है किसने बनाया, ठीक है। और कब किया, व्हेन, वेयर, कहाँ किया, व्हाट इज मीन बाय के हमारे पास व्हाट इज मीन बाय दिस, व्हाट इज मीन बाय दिस, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लिस्ट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कुछ एरर है या कोई एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उसको लिस्ट बना दें, डिफाइन कर दें, डिस्क्राइब कर दें, आइडेंटिटी, ये आपके पास कुछ और भी फर्दर ऑन चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं जो कि नॉलेज बेस में पूछी जा सकती हैं आपसे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जिसमें आइडेंटिफाई करना हो, या आपके पास उसके कुछ के नेम लिखने हो, जिस ब्रांचेस हैं तो ब्रांचेस के नाम लिख दें, ठीक है, या ब्रांचेस को डिफाइन कर दें, डिस्क्राइब कर दें, टेबल बना दें। तो ये चीज़ आपके पास नॉलेज बेस में पूछी जा सकती है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बेस क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग बेस क्या है कि आपने कितना टॉपिक को समझा। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया है तो आप उसका मेन आइडिया ले सकते हो, आप उसके बारे में कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। या अगर टॉपिक मैंने पूछा है, जिस तरह सपोज जो कि आप फिजिक्स है और मैं इसका कह दूँ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो आप इजीली बता सको, ठीक है। तो ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग बेस है कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स की और केमिस्ट्री की तो आप उन दोनों का डिफरेंस बता सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये वो चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग में आ जाती है। फिर आती है लास्ट वन, एप्लीकेशन बेस्ड। अगर मैंने सपोज कोई फिजिक्स की जिस तरह मैंने बता दिया कि साउंड क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन, साउंड की एप्लीकेशन कौन कौन सी हो सकती हैं, मतलब कौन कौन सी डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हो, जिस तरह माइक यूज़ कर रहा हूँ, स्पीकर्स होते हैं साउंड के लिए, तो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन में आ जाएगी कि उसकी क्या क्या डिवाइसेस बनी हुई हैं या वो कहाँ यूज़ हो रहा है, दैट इज़ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो कि मार्केट में या आपकी डेली बेस पे यूज़ हो, ठीक है। ये 3 किस्म के हम स्टडी करनी है इस पूरे ड्यूरेशन, और इस तरह के पेपर बनते हैं आपके कि नॉलेज बेस्ड बनता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड पेपर बनता है, जो कि प्रॉपर डिवीजन के साथ इसको बनाया जाता है। एनी क्वेश्चन एसएलओ बेस्ड? सर यस। ये नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन को मिक्स करके बनाया जाता है कि एक बच्चे के लिए नॉलेज का, एक बच्चे के अंडरस्टैंडिंग और एक बच्चे के लिए एप्लीकेशन, इस तरह? ठीक है। सपोज मैं कर लेता हूँ कि 20% नॉलेज का ले लिया, 30% आपके पास अंडरस्टैंडिंग और 50% एप्लीकेशन का ले लिया। इस तरह करके एक डिवीजन बनाई जाती है जिसमें पेपर सही आपका है। कंसिस्ट होता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर का आपने स्टडी पे बुक को पढ़ना किस तरह है। ठीक है। ओके, एनी नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? ऑल क्लियर? नो क्वेश्चंस सर। यस सर। ओके, नो क्वेश्चंस अब हम चलते All हैं अपने मेन टॉपिक जो कि बुक की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, ठीक है। अभी मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, कुछ अभी हम नहीं पढ़ रहे, जस्ट अभी
आज का लेक्चर और कल का जो लेक्चर था उसमें हमने जस्ट इंट्रोडक्शन ही किया है। कल से हम प्रॉपर चैप्टर वाइज चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और कल से नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी जस्ट डिस्कशन ही हो रही है हमें कि हमने अभी तक क्या पढ़ना है, आगे क्या करना है, आपका माइंड सेट क्लियर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन के फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर आपने पढ़ने होंगे। तो ये चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने थोड़ी सी रखी है, ठीक है, जो कि बुक की ही है, जो कि आप बुक से देख भी सकती हैं। दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। कुछ ने प्री नाइन्स पढ़ी है तो उसमें कुछ चैप्टर्स पढ़े हों। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है कि फिज़िक्स में हम कौन सी क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं, जिस तरह वेट है, मैस है, या लेंथ है, डिस्टेंस को मेजर करना है, ठीक है, वज़न को देखना है या मैस को देखना है, हाउ टू मेजर द वेट, क्वांटिटीज़, यूनिट्स, इस तरह की चीज़ें देखेंगे। ठीक है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, जिस तरह अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो आप कैसे मेजर करोगे, कौन सी डिवाइस यूज़ करोगे, या वेट मेजर करना है तो कौन सी डिवाइस यूज़ करोगे, कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, उसमें एरर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, स्मॉल मेजरिंग डिवाइस कौन सी है, ये हम पहले चैप्टर में डिस्कस करेंगे मेजरमेंट के बारे में कि फिजिक्स में मेजरमेंट कौन कौन सी टाइप की होती हैं और किस तरह की जाती है। नाउ मूव टूवर्ड द सेकंड चैप्टर, दैट इज द काइनेमैटिक्स। ठीक है, उसके बाद डायनामिक्स। तो मैकेनिक्स एक है हमारे पास मेन ब्रांच, और उसकी दो टाइप्स हैं, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। तो मैकेनिक्स के जो बेसिकली ड्यू टू द मोशन होती है, ठीक है, जो काइनेमैटिक्स है दूसरा चैप्टर, ठीक है, उस पर हम बेसिकली डील करेंगे फिजिक्स की ही फिजिक्स की ही अंडर रहते हैं। ठीक है, लॉ जो है मोशन के हम सेकंड चैप्टर में उनको जी पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम मोशन देखेंगे, मोशन कैसी होती है, जैसे न्यूटन्स के लॉज भी आ जाती हैं। जस्ट अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें हैं, चैप्टर 2 है और चैप्टर 3 है। तो चैप्टर 2 में बेसिकली हमारे पास जो चीज़ डील की जाएगी वो मोशन को और रेस्ट को डिफरेंस देखा जाएगा कि मोशन होती कैसे है, मोशन क्या होती है। ठीक है, और अगर देखा जाए कि हमारे पास से कोई स्लोप है, ठीक है, कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, ठीक है, विदाउट एनी फोर्स, तो वो हम चीज़ें देख लेते हैं। लेकिन जो डायनामिक्स होती है, डायनामिक्स में हमारे पास फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें फोर्स, अगर मैं किसी चीज़ को धक्का दूं तब वो मूव करती है, तब वो डायनामिक्स में आती है। ठीक है, तो ये दो चैप्टर आपस में इंटर रिलेटेड। तो जब हम इसको प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा इस चीज़ में क्लियर हो जाएगा कि मोशन की कैसे हम इसमें स्टडी करते हैं। नंबर 4 चैप्टर जो हमारे पास डिस्कशन की जा रही है वो हमारे पास है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट किस तरह है, जिस तरह हमारे पास आप कोई डोर है उसको ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो वो टर्न होता है बेसिकली एक फिक्स पॉइंट पे। तो वो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना होगा कि ये चीज़ कैसे टर्न होती है, या कोई गाड़ी टर्न हो रही है, टर्निंग इफेक्ट हमने देखना है कि फोर्स लगने से कैसी कोई चीज़ ऑब्जेक्ट टर्न हो जाता है। ठीक है, तो नंबर 5 चैप्टर दैट इज़ ग्रेविटेशन। अक्सर बच्चों को पता होगा न्यूटन का कॉन्सेप्ट कि हमारे पास Yes, न्यूटन sir. का कॉन्सेप्ट कोई आइडिया है किसी का, कोई बता सकता है मुझे एप्पल और न्यूटन का क्या रिलेशनशिप है। Yes, sir. Newton. मैंने ये याद Okay, किया था sorry. इसका जो था लॉ जो था इसके मोशन का, लॉ ऑफ मोशन टू एवरी, नहीं नहीं, ये आपने मैं याद किया बेशक था। आप अपने एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, मुझे कोई Can रटा I सिस्टम। tell, sir? यस यस प्लीज। Sir, Newton discovered gravity when the apple fell from the tree on his head. यस So that's how Newton discovered gravity, and he has also made a lot of laws.
Yeah, गुड वन, that's all I know about Newton. गुड वन ईमान. Everybody in the universe attract every other body with the force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. ये वाला याद किया था मैंने. गुड वन. आपने P9 में पढ़ा था. जी. जी, गुड वन. ये भी एक डेफिनेशन है जो कि हमें बताती है कि हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट ही कर रही है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है. ईमान ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया. मैंने जो रिलेशनशिप कहा था ईमान ने वही एक्सप्लेन किया दैट न्यूटन इज सिटिंग इन अंडर द ट्री. ठीक है. तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारे पास उस पर एप्पल जैसे ही गिरा तो उसने डिस्कवर कर ली ग्रेविटी के एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया. ठीक है. आप भी बैठे होंगे कहीं पे तो आप ये सोचना स्टार्ट कर देंगे कि हमारे पास एक चीज़ नीचे क्यों गिर रही है, ज़मीन की तरफ ही क्यों गिर रही है, वाई इट इज़ फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ बट इट इज़ नॉट अगेंस्ट द अर्थ. तो वो अर्थ के अगेंस्ट क्यों नहीं मूव कर रही, अर्थ की तरफ क्यों मूव कर रही. ठीक है. तो ये एक कॉन्सेप्ट है. जी अर्थ रिपेल नहीं करती है, अर्थ अट्रैक्ट करती है. There is attraction force, some attraction force. तो न्यूटन ने उसका एक नाम दे दिया that is a gravitation, that is gravity. तो ग्रेविटी डिस्क्राइब की थी न्यूटन ने और उसने बताया था कि ग्रेविटी एक फोर्स है जो कि अट्रैक्ट करती है एवरी बॉडी को एक दूसरे की तरफ. ठीक है. टूवर्ड ईच. तो दैट इज अ चैप्टर 5. नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड चैप्टर नंबर 6 दैट इज वर्क एंड एनर्जी. जिस तरह आपको पता है वर्क क्या होता है, आप भी वर्क कर रहे होते हैं. एवरीबॉडी वर्क ड्यू टू द एनर्जी होगी तो हम काम करेंगे. तो वर्क और एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप क्या है वो भी हम इंशाल्लाह उस चैप्टर में देखेंगे. नेक्स्ट देयर इज चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. मैटर की प्रॉपर्टीज़ स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन भी राइज किया था कि मैटर्स की टाइप्स क्या हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर आर प्रेजेंट. तो जिस तरह आपने बताया था देयर आर 4 स्टेट ऑफ मैटर जिसमें आपके पास आ जाता है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा. उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या एग्जिस्ट करती हैं कि क्लोज पार्टिकल्स किस में है. ठीक है. पार्टिकल्स में डिस्टेंस किस में ज़्यादा है किस में कम है, ये प्रॉपर्टीज़ हमें चैप्टर 7 में. द 8th चैप्टर इज थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. ठीक है. तो थर्मल प्रॉपर्टीज़, थर्मल मीन हमारे पास टेम्परेचर से रिलेटेड जो मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं हम देखेंगे कि अगर मैं एक पानी को बॉईल करता हूँ उस पर टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके मॉलिक्यूल्स अवे होती हैं या क्लोज होते हैं. ठीक है. तो बेसिकली वो थर्मल प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी है किसकी, मैटर्स की, चैप्टर 8. नेक्स्ट वन इज़ द लास्ट चैप्टर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है. जिस तरह अक्सर आप देखते हैं कि आप फ्रीज़र या फ्रिज का दरवाज़ा ओपन करते हैं, यू हैव टू ओपन द डोर ऑफ द फ्रिज. तो आप देखते हैं कि जितनी भी फ्रिज की कूलनेस है, जो कोल्डनेस है, वो आपके पास बाहर की तरफ ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होती है और आपको एक ठंडापन महसूस होता है. दैट इज़ अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट. हीट ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह में. तो अगर हीट ट्रांसफ़र ना हो तो आपको बेसिकली देयर इज़ नो चेंज इन द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, सीज़न चेंज नहीं होगी. जिस तरह विंटर आता है, समर आता है, तो ये चेंज नहीं होगी जब हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी. ठीक है. तो ये 9 चैप्टर में है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे. इन चैप्टर्स का थोड़ा सा आइडिया दिया है कि इन चैप्टर्स में बेसिकली व्हाट वी स्टडी, हम क्या स्टडी करेंगे और क्या फर्दर होने इसमें क्या हमारा प्लान मेथड रहेगा. ठीक है. ओके सर. सर हमारे टोटल 9 चैप्टर्स हैं. जी हमारे टोटल 9 चैप्टर्स हैं. जी टोटल 9 चैप्टर्स. थैंक यू. जी. मोहम्मद हसीब, एनी क्वेश्चन? नो सर, वो पूछ लिया आपसे. ओके. एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट? नो सर. नो सर. No, sir. जी. सबको समझ आ रही है? मुझे सबकी तरफ एक जैस सर सुनाई देना चाहिए. यस सर. यस सर. Yes, sir. यस यस सर. यस सर. Yes, sir. यस सर. यस ठीक सर. है. समझ आ रही है. कल यस Understood. सर. ठीक है. कल से हम प्रॉपर चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे. कल सबका प्रेजेंट होना लाजमी है और एक्टिव होना लाजमी है क्योंकि हम एक डेली बेस की एग्जांपल से ही स्टडी करना स्टार्ट करेंगे. आपको एक एसएलओ बेस्ड स्टडी करवाएंगे. ठीक है. ओके सर.
ओके सर। ठीक है, Okay, sir. डिस्कशन हमारी प्रॉपर रहेगी। कोई क्वेश्चन होगा हम डेली बेस पे एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। आपके माइंड में कोई अदर क्वेश्चन आता है, ठीक है, डेली बेस से जी, रिलेटेड sir. कि ये किस तरह चीज़ चल रही है, वो भी हम एंटरटेन करेंगे, ठीक है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे ताकि आपको एक अच्छे वे में पढ़ाया जा सके, आपकी एक माइंड को वास्ट किया जाए, थोड़ा उसको ब्रॉड किया जाए। जी सर। ओके सर। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक करेंगे। कोई क्वेश्चन हुआ यू हैव टू आस्क मी टुमारो। आप एक दफ़ा लिख लीजिएगा कोई क्वेश्चन हुआ